So, hello everyone, welcome back to my channel Dr. Purva Sahu. Hope you all are well students. So स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक सेल, जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करूँगी। इसमें मैं आपको एक डायग्राम बना के बताऊँगी कि किस तरह से हम लोग इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसकी स्टडी कर सकते हैं और उनके फंक्शंस भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक द डायग्राम टू मेक यू अंडरस्टैंड पीपल। सो प्रोकैरियोटिक सेल बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग वर्ड का मीनिंग समझते हैं तो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। दिस प्रो वर्ड मीन इज प्रिमिटिव एंड दिस कैरियो वर्ड इज़ टेकन फ्रॉम द कैरियन, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके कि अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, या मैं कह सकती हूँ इन दैट न्यूक्लियस इज़ नॉट वेल डेवलप्ड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, इसका मतलब इन ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्रोकैरियोट्स मतलब क्या होता है, जिनमें कि न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। उसके अलावा जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, आपके क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वो सब भी इनमें एब्सेंट होंगे। सो आई विल राइट हेयर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया लाइक double membrane bound organelles are absent। ठीक है, तो ये तो बेसिकली स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिया किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, कि किसे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। एक बैक्टीरियम का मैं डायग्राम बना रही हूँ, आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो जो बैक्टीरियम होता है उसमें एक कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। जो बैक्टीरियम में इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाहर प्रोटेक्टिव लेयर जो कि उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, दैट इज़ कॉल्ड सेल वॉल। ठीक है, और आउटसाइड जो लेयर होती है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। ये ग्लाइकोकैलेक्स आपको दो फॉर्म में मिल सकता है, ईदर इन थिन फॉर्म और थिक फॉर्म। अगर ये थिक फॉर्म में है तो इसको हम लोग कहते हैं कैप्सूल, और अगर ये थिन फॉर्म है तो देन इट इज़ कॉल्ड एज अ स्लाइम लेयर। सो आई विल राइट हेयर दिस वन इज़ प्लाज्मा membrane. This plasma membrane structurally it is same as in the eukaryotes, so it will also here semi permeable। सेमी परमिएबल का मतलब आप लोगों को समझ में आता होगा स्टूडेंट, जो कि सेलेक्टिवली कुछ ही सब्सटेंसेस को अंदर जाने देती है और कुछ सब्सटेंसेस को बाहर आने देती है। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेयर। नाउ हम लोग सेकेंड लेयर की बात करते हैं। दिस इज़ सेल वॉल। ये सेल वॉल जो होती है एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है, जिसका नाम होता है स्टूडेंट पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स है विच इज़ मेड अप ऑफ द पॉलीसेकेराइड्स एंड द पेप्टाइड। दिस सेल वॉल, इस सेल वॉल का फंक्शन क्या है, इट विल प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू बैक्टीरियम, ऑल्सो प्रोटेक्ट द बैक्टीरियम सेल फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। तो प्रिवेंट बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर देखते हैं हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये बैक्टीरियम सेल है और इसके चारों तरफ ये आपके सेल वॉल हो गई, और इस बैक्टीरियम सेल को हम लोग एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन हो गया जिसमें कि वाटर का अमाउंट ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास में वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो वाटर अंदर भी जाएगा और
कुछ वाटर जो होगा वो बाहर भी आएगा, पर जितना वाटर अंदर जाएगा उससे कम वाटर जो होगा वो बाहर आएगा। ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन में होता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर कोई सेल रखी जाती है तो उसमें बेसिकली एंडो ऑस्मोसिस होता है। और एंडो ऑस्मोसिस की वजह से बच्चों क्या होगा, एंडो ऑस्मोसिस की वजह से ये बैक्टीरियम सेल जो होगी ये स्वेलअप हो जाएगी, और स्वेलअप होके ये बर्स्ट हो सकती है। बहुत ज़्यादा फूल गई, बहुत ज़्यादा फूलने के बाद में ये बर्स्ट हो सकती है। बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है स्टूडेंट? ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो सेल होगी जब ये स्वेलअप हो जाएगी तो दिस विल अप्लाई द प्रेशर वेयर इट विल अप्लाई द प्रेशर आउटसाइड, ठीक है। बट ये सेल वॉल भी इसके ही अपोजिट प्रेशर लगाएगी और वो प्रेशर लगाएगी इनसाइड। इस तरह से इनसाइड जो होगा इसके प्रेशर लगेगा और उस प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं ये बैक्टीरियल सेल बच जाएगी फ्रॉम दी बर्स्टिंग, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल सेल है। अगर हम लोग इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, दिस इज़ बेसिकली व्हाट, दिस इज़ बेसिकली हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वाटर मूवमेंट जो होती है वो इनसाइड कंपैरेटिवली आउटसाइड से ज़्यादा होती है, और उसका रिजल्टेंट सेल जो होती है वो स्वेलअप हो सकती है और बस्ट भी हो सकती है। बट बैक्टीरिया के केस में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल दैट विल नॉट बस्ट, ठीक है। तो ये आपके प्लांट सेल में भी होता है बिकॉज प्लांट सेल में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम लोग बच्चों बात करते हैं थर्ड लेयर की, जो सबसे आउटर मोस्ट है। इसको हम लोग स्टूडेंट्स कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। एंड दिस ग्लाइकोकैलिक्स कैन बी थिन और कैन बी थिक। तो ये हमारे पास में इसके दो अलग अलग टर्म होंगे। क्या क्या? अगर ये थिन है, इफ़ इट इज़ थिन देन इट इज़ कॉल्ड एज अ स्लाइम लेयर, okay, and if it is thick then it is called as a capsule। तो ये हो गई आउटर मोस्ट लेयर विच इज़ कॉल्ड एज अ ग्लाइकोकैलिक्स। इसके अलावा फिर इसमें जो फ्लूइड मैट्रिक्स है विच इज़ कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्म। तो 3 लेयर्स आपको मैंने बता दी जो कि कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप बनाती है। इनर मोस्ट हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड वन हो गई आपकी सेल वॉल, एंड थर्ड वन जो सबसे आउटर मोस्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड एज अ ग्लाइकोकैलिक्स। साइटोप्लाज्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है बच्चों इनके अंदर, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, तो एक अनडिफाइंड रीजन होता है यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का, जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और उस अनडिफाइंड रीजन को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट, दिस इज़ बेसिकली सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए, और जिस जगह ये प्रेजेंट होता है उस प्लेस को हम लोग स्टूडेंट्स कहते हैं, हम लोग कहते हैं उसको न्यूक्लियोइड, ठीक। तो ये जेनेटिक मटेरियल होता है सिर्फ डीएनए सिर्फ बैक्टीरियम का। इसके अलावा भी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है, और उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्लाज्मिड। तो ये जो प्लाज्मिड होता है स्टूडेंट, ये बेसिकली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, यानी इस क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा डीएनए होता है बेसिकली। तो दिस इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है इट बेसिकली कॉन्फर्स दी यूनिक phenotypic कैरेक्टर टू बैक्टीरियम को एक यूनिक फिनोटाइपिक करेक्टर प्रोवाइड करता है, और वो बेसिकली जो करेक्टर होता है वो होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ ये बेसिकली जो प्लाज्मिड होगा इस पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई इट विल प्रोवाइड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू दी बैक्टीरियम, ठीक है।
अब इस प्लाज्मिड का और भी यूज़ है, इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल दिया जाता है बैक्टीरियम सेल से, क्योंकि इसको बाहर निकालने पे बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी। तो दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इट कैन बी यूज्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी, जिसके बारे में आप डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरह से इसमें चेंजेस होते हैं। जैसे प्लाज्मिड को बाहर निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में इसका कोई पर्टिकुलर सेक्शन जो होता है वो कट कर दिया जाता है, और उस कट पार्ट से कोई फॉरेन डीएनए जिसमें कुछ स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट हो उसको यहाँ से लाइगेट कर दिया जाता है, और फिर जब इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा तो ये जो अब डीएनए हमारे पास में आता है, ये जो बना हुआ जो डीएनए है, इसको हम लोग कहते हैं आरडीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसके बारे में आप डिटेल स्टडी करते हो आपके 12th क्लास में बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में। तो प्लाज्मिड स्टूडेंट्स क्या होगा, प्लाज्मिड बेसिकली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हो गया जिसमें कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, दैट्स वाई इट विल प्रोवाइड बैक्टीरियम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंड इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड इन अ बायोटेक्नोलॉजी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आरडीएनए और फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बैक्टीरियम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लाज्मिड। देन वी विल टॉक अबाउट दी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये अंदर की साइड ही इस तरह से फोल्ड हो जाती है, और ये जो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है स्टूडेंट, उसको हम लोग कहते हैं मीज़ोज़ोम। मीज़ोज़ोम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में भी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन प्रेजेंट होता है, बट वो जो होता है उसका जो पर्टिकुलर फंक्शन होता है वो हेल्प करना होता है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि इनमें प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स। और ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसा मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन जिसमें कि पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रोमेटोफोर्स। दिस इज़ कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज़ कॉल्ड एज अ क्रोमेटोफोर्स। और ये आपको जनरली देखने को मिलता है साइनोबैक्टीरिया एंड पर्पल बैक्टीरिया में। तो मीज़ोज़ोम जो है स्टूडेंट्स वो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन हो गया इनसाइड द साइटोप्लाज्म। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, क्या क्या, इट विल हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। उसके अलावा इट विल ऑल्सो हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि जो डीएनए है वो इस मीज़ोज़ोम से जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद में वो रेप्लिकेट होता है, टू मेम्ब्रेन बनाता है, और कहीं ना कहीं फिर फर्दर वहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन होता है और दो डॉटर सेल्स जो होती है वो बन जाती है। तो इट विल ऑल्सो हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसफ़र दैट डीएनए टू दी डॉटर सेल। उसके अलावा इस पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो दैट विल हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड ऑल्सो इन सिक्रेशन। तो क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स में रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और वही काम, रेस्पिरेशन का जो काम है वही यूकैरियोट में आपके माइटोकॉन्ड्रिया करता है, दैट्स वाई दिस मीज़ोज़ोम स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोट इज़ नोन एज एनालोगस टू दी माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये स्ट्रक्चर हो गई हमारी मीज़ोज़ोम की, दैट विल हेल्प इन cell wall formation, DNA replication, respiration, secretion, and this structure is known as a analogous to the mitochondria। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ इंक्लूजन बॉडी की। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कुछ रिजर्व मटेरियल जो होता है दैट इज़ स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन बॉडीज़। तो इंक्लूजन बॉडीज़ कुछ इस तरह से होती है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है इसमें, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ फूड मटेरियल ही स्टोर होता है, जो यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होती है, और इन सब को मिला के हम लोग इंक्लूजन बॉडी कहते हैं, जिनमें हम लोग बेसिकली इंक्लूड करते हैं, ये हो गए आपके इंक्लूजन बॉडीज़। और इंक्लूजन बॉडी में हम लोग इंक्लूड करते हैं लाइक फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, उसके अलावा जैसे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, उसके अलावा जैसे साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स। तो ये ग्रेन्यूल्स हैं जिसमें कि बेसिकली फूड मटेरियल स्टोर रहता है, जो रिजर्व मटेरियल होता है वो स्टोर होता है, और इनको सबको मिला के हम लोग कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज़। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो सरफेस स्ट्रक्चर है उनकी, और उसके अलावा हम लोग बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम जो है बच्चों, यहाँ पे
जो है 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो आई एम राइटिंग हेयर 70S टाइप राइबोसोम इज़ प्रेजेंट। और 70S राइबोसोम के अंदर बेसिकली 2 यूनिट्स होगी, एक लार्ज यूनिट होगी और एक स्मॉल यूनिट होगी। तो 1 लार्ज यूनिट इज़ 50S एंड स्मॉल यूनिट इज़ 30S। तो ये यहाँ पे सपोज कीजिए ये 50S हो गया और ये हो गया आपका 30S एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ राइबोसोम। ठीक है, अब ये राइबोसोम जो है वो mRNA से जुड़ के एक चेन बनाता है। जैसे ये चेन कुछ इस तरह से है, ये मैंने एक mRNA बनाया, ठीक है, और इस पे मैंने राइबोसोम जो है अटैच कर दिए इस तरह से। तो ये एक चेन बन जाती है और इस चेन को, जिसमें कि दोनों प्रेजेंट है, mRNA भी प्रेजेंट है और राइबोसोम भी प्रेजेंट है, इस चेन को हम लोग कहते हैं पॉलीसोम, पॉलीसोम, या फिर इसको हम लोग कहते हैं पॉलीराइबोसोम। तो इसके आपके पास में 2 नेम हो गए, पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। ये स्ट्रक्चर हो गई आप लोगों के, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हो गई आपके राइबोसोम। ठीक है, तो ये पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम में प्रेजेंट जो राइबोसोम हैं वो हेल्प करते हैं आपके ट्रांसलेशन प्रोसेस में। ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होती है बच्चों, हम लोग एक बार देख लेते हैं। डीएनए जो है वो mRNA बनाता है और mRNA से फर्दर बनता है आपके प्रोटीन। तो डीएनए से mRNA बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और mRNA से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज अ ट्रांसलेशन। तो mRNA से जो प्रोटीन बना बच्चों उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन, और उसमें हेल्प करते हैं आपके पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास में सिंपली राइबोसोम, और ये हो गए राइबोसोम जो कि mRNA से जुड़े हुए हैं। ये इसके बाहर ये लेयर्स हैं, ये वाली, और ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सरफेस स्ट्रक्चर की। तो सरफेस स्ट्रक्चर में हमारे पास में 3 सरफेस स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्लैजिला की, हम लोग बात करेंगे पिलाई की, और हम लोग बात करेंगे फिम्ब्री की। तो ये तीनों सरफेस स्ट्रक्चर्स होती है एंड दे आर प्रेजेंटेड आउटसाइड फ्रॉम दी सरफेस। तो बेसिकली ये प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल पे। तो फ्लैजिला जो है वो कुछ इस तरह से है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ अ बेसल बॉडी, सेकंड जो पार्ट है इसका वो होता है इसका हुक, दिस इज समवेयर हुक, और जो लास्ट पार्ट होता है इसका वो होता है फिलामेंटस एक्सटेंशन यानी फिलामेंट। तो ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई है स्टूडेंट, ये मैंने आपके लिए बनाई है फ्लैजिलम की। अगर एक है तो उसको हम लोग फ्लैजिलम कहेंगे, एक से ज़्यादा है तो फ्लैजिला कहलाएंगे। और इसके होते हैं 3 पार्ट्स, कौन कौन से? द वन इज़ बेसल बॉडी, सेकंड इज़ हुक, और थर्ड जो होता है उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं, दैट्स बेसिकली फिलामेंटस एक्सटेंशन। तो ये आपका पार्ट हो गया फिलामेंट वाला, दिस वन। ये वाला जो पार्ट है, ये छोटा सा जो पार्ट है, ये हो गया आपके हुक वाला, और ये जो पार्ट है ये वाला आपका कहलाता है बेसल बॉडी। दिस पोर्शन इज़ नोन एज अ बेसल बॉडी। ठीक है, अब हम लोग अदर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे पिलाई और फिम्ब्री। तो फिम्ब्री जो होते हैं, फिम्ब्री बेसिकली ब्रिसल लाइक फाइबर्स होते हैं, और ब्रिसल जैसे कि आपके टूथब्रश में जो ब्रिसल्स होते हैं उस तरह से, और दे विल हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरियम टू द रॉक्स और स्टोन इन अ स्ट्रीम और ऑल्सो टू दी होस्ट सेल। ठीक है, तो ये हो गए फिम्ब्री। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पिलाई की। तो पिलाई जो है वो एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं स्टूडेंट, दीज आर बेसिकली ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर एंड दे विल हेल्प इन अ कॉन्जुगेशन प्रोसेस। तो कॉन्जुगेशन प्रोसेस क्या होता है? जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है तो देयर इज़ बेसिकली अ ट्रांसफ़र ऑफ दी जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम दी वन बैक्टीरिया टू दी अनदर बैक्टीरिया। तो जिस तरह से ये बैक्टीरिया है, इसमें यहाँ से यहाँ तक जेनेटिक मटेरियल का क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा।
इस प्रोसेस को हम लोग कॉन्जुगेशन प्रोसेस कहते हैं। और इस जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र में जो हेल्प करते हैं वो बेसिकली हेल्प करते हैं आपके पिलाई, ठीक है। और उस बेसिकली इस कॉन्जुगेशन में हेल्प करने वाले जो पिलाई होते हैं उनको हम लोग कहते हैं सेक्स पिलाई। तो ये थोड़ी सी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, ये थोड़ी सी थिक स्ट्रक्चर होती है कंपैरेटिवली टू दी फिम्ब्री। तो मैं आपको बना के बता देती हूँ कि कैसे ये होती है। तो ये यहाँ से हो गई, ये जैसे हो गई आपके थोड़ी सी थिक सी स्ट्रक्चर। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ पिलाई, ये हो गया आपका पिलाई, ठीक है। और अगर हम लोग फिम्ब्री बनाते हैं तो फिम्ब्री बहुत थिन सी स्ट्रक्चर होगी। मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ये बेसिकली ब्रिसल लाइक फाइबर्स होते हैं जिनको कि हम लोग फिम्ब्री कहते हैं स्टूडेंट्स। और ये फिम्ब्री यूज़फुल होते हैं फॉर दी अटैचमेंट। तो अभी हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर्स पढ़ ली है। कौन कौन सी आपके हो गए, एक फ्लैजिला जिसको कि मैंने सिंगुलर फॉर्म में लिखा है फ्लैजिलम, दूसरी हो गई आपके पिलाई, और तीसरी हो गई आपके फिम्ब्री। तो ये स्मॉल स्मॉल जो स्ट्रक्चर होगी, इस तरह से ये फाइबर टाइप की स्ट्रक्चर्स होगी, ये इनको हम लोग कहेंगे फिम्ब्री, ठीक है। एंड दे विल हेल्प इन अ अटैचमेंट। सो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। दिस इज़ बेसिकली व्हाट, दिस इज़ द प्रोकैरियोटिक सेल। Hope you like this video. If you like this video, then please hit the thumbs up, share this video and subscribe our own channel Dr. Purva Sahu for the further videos. Thank you so much.